Hello students, welcome back to my channel Exam Titan Your Gateway to Success। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 के लिए। ये बैच रहेगी जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारा ही सिलेबस कराया जाएगा। ओके, आने वाली दिनों में आपको पूरी प्लेलिस्ट नज़र आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ जो कि यूनिट 1 है। पहले हम लोग पूरा सिलेबस देखेंगे, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करने वाली है, तो उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस एंड कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के बाहर के सब फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, वो बिजनेस के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बिजनेस को अपडेट करना होगा। ठीक है, लोगों की चॉइस चेंज हो गई, प्रोडक्ट चेंज करना होगा। ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसके की फीचर्स होते हैं कि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। बिजनेस कंट्रोल में नहीं होता। बिजनेस का जो नेचर है वो डायनामिक है, मतलब वो चेंज होता है। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स दोनों ही क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम total of all external forces and conditions that affect the functioning of a business। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के दो एलिमेंट्स होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बिजनेस के अंदर के एनवायरनमेंट को। ठीक है, फिर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिजनेस के बाहर पर लेकिन जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है, उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि हम पूरे सिलेबस में आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। का मतलब होता है वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर जैसे इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और एम्प्लॉयमेंट जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ और डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जिसमें ये डिसाइड करना होता है कि सोर्सेज का यूज़ कैसे होगा और गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के रूल्स और एक्शन होते हैं जो इकोनॉमिक को कंट्रोल करती है। इसमें 2 पॉलिसी हमें मेनली पढ़नी है। फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड वन इज़ फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के थ्रू कंट्रोल होती है, जिसमें मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू होती है, जिसमें टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू इनकम को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रूल, रेगुलेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बिजनेस की एक्टिविटी और डिसीजन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे टैक्स लॉ, ट्रेड पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट सपोर्ट या रेस्ट्रिक्शन। ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है बिजनेस में। गवर्नमेंट बिजनेस में रूल्स बनाकर, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके या फेयर कंपटीशन मेंटेन करके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट टैक्सेस फिक्स रखती है, लॉज बनाती है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है, जिससे बिजनेस स्मूथली चल सके। अब बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की। तो लीगल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारे लॉज और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है और जिन्हें फॉलो करके बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ चलानी होती है। जैसे
कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ये सब लीगल इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं और बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा लॉ है जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाता है। इसके थ्रू कंज्यूमर को राइट मिलता है सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस और कॉम्प्लीमेंट करने का, और अगर उनके साथ कोई फ्रॉड या प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन भी यही किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फेमा, जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एक लॉ है जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट और मैनेज करता है। इसका मेन एम है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और फॉरेन पेमेंट्स और रिसिप्ट्स को स्मूथली कंट्रोल करना। ये आरबीआई और गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और करेंसी फ्लो प्रॉपरली मैनेज हो सके। ठीक है। फिर फेरा एक पुराना लॉ था। जो फेरा है वो एक पुराना लॉ था जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था। इसका मेन फोकस फॉरेन करेंसी को कंजर्व करना था, इसलिए इसमें रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और वॉयलेशन पर हैवी पेनल्टीज होती थी। इसीलिए बाद में फेरा को रिप्लेस करके फेमा लाया, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बिजनेस फ्रेंडली है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप और इम्पोर्टेंस बताता है कि बिजनेस ग्लोबल लेवल पर कैसे एक्सपांड करता है। ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स इस प्रोसेस को फास्ट बनाते हैं और कंपनीज डिफरेंट मोड से इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेती है। साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज एक्सप्लेन करती है कि कंट्रीज ट्रेड क्यों करती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ट्रेड को कंट्रोल करता है। ट्रैफिक और नॉन ट्रैफिक बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई फॉरेन कंपनी किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस इस्टेब्लिश या कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसे एफडीआई कहते हैं। इसके टाइप्स होते हैं। इसका मेन टाइप्स होता है कि हॉरिजॉन्टल एफडीआई मतलब सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करना। एक है वर्टिकल एफडीआई, सप्लाई, उसका मतलब होता है सप्लाई चेन में इन्वेस्ट। फिर है कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करना। फिर बात करते हैं बीपीओ की, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और इसके कंपोनेंट्स की। बीपीओ एक रिकॉर्ड होता है जो कंट्री के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को शो करता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, करंट अकाउंट, उसके अंदर इंक्लूड होता है गुड्स, सर्विस एंड इनकम। सेकेंड अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, जो कि रिकॉर्ड रखता है इन्वेस्टमेंट्स और लोन के। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इसकी लेवल्स। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट कंट्रीज आपस में मिलकर ट्रेड बैरियर्स कम करती हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाती है, उसे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके लेवल्स होते हैं फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनिट एंड मॉनेटरी यूनियन। ये सभी जो भी मैंने अभी लेवल्स बताए वो सब यूजीसी नेट में एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो हम आने वाली वीडियोस को इन डिटेल में करेंगे। फिर है ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। ईयू एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुप है जहां कंट्रीज फ्री ट्रेड और कॉमन पॉलिसीज फॉलो करती हैं। एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। स्कार्स साउथ एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के लिए बनाया है। इनके ईयर आपको याद रखने हैं। ठीक है। फिर है नाफ्ता, एक ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच जिसका एम फ्री ट्रेड को प्रमोट करना होता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये ऐसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक को मैनेज करते हैं और कंट्रीज़ के बीच फाइनेंशियल और ट्रेड कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं।
IMF कंट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प देता है और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। UNCTAD डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ट्रेड और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और उन्हें ग्लोबल मार्केट में सपोर्ट दिलाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज़ के बीच ट्रेड रूल्स को रेगुलेट करता है और फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करता है। इसके फंक्शंस ये ट्रेड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करता है, डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करता है और ग्लोबल ट्रेड को स्मूथ बनाता है। गेट्स ने रिप्लेस किया था WTA ने रिप्लेस किया है गेट को। तो गेट का फुल फॉर्म होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग, एजुकेशन और टेलीकॉम में इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता था गेट्स। फिर है ट्रिम्स और ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये होता है ट्रिप्स का फुल फॉर्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स को प्रमोट करता है ट्रिप्स। फिर है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स को कंट्रोल करता है ताकि ट्रेड पर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ना हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं UGC नेट में। फिर है BOP, नेक्स्ट WTO के राउंड्स, डंपिंग एंड इट्स सिस्टम, और लास्ट वन है रीजनल ब्लॉक। ये सारे ही जितने भी अभी तक हमने देखा है सिलेबस, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी कॉन्सेप्ट और लास्ट ईयर के PYQs के साथ हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।